Friends, let us complete chapter 3. There are two more questions, 17th and 18th. Write characteristics of synthetic fibers. तो ये तो बता दिया था, चिप पर है वगैरह. 18th है राइट मेथड्स टू मेक इन्वायरमेंट पोल्यूशन फ्री. यानी इन्वायरमेंट को हम पोल्यूशन फ्री कैसे कर सकते हैं, यानी पोल्यूशन ना हो इन्वायरमेंट में, क्योंकि इनसे सिंथेटिक होते हैं ना, चाहे फाइब्रिक हो या प्लास्टिक के बर्तन हो, कुछ भी हो, या पाउच वगैरह है, पॉलीथीन है, तो ये हमारे जो इन्वायरमेंट है इसको पोल्यूट करते हैं. अवॉइड प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल. जो प्लास्टिक है उसको जब तक संभव हो सके उसका यूज ना करें. कलेक्ट बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली. तो जो बायोडिग्रेडेबल है, अब ये क्या होते हैं डिग्रेडेबल, जिनको सूक्ष्म जीव छोटे चीजों में तोड़ देते, छोटे कणों में तोड़ देते हैं. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज बायो वेस्ट, then it is biodegradable, and if the microorganism can't degrade or decompose the waste, then it is non biodegradable. तो जो प्लास्टिक है या मेटल है, इनको या आपके सिंथेटिक हैं, टेरिकोट नहीं, टेरालिन है या पॉलिस्टर है, नाइलॉन है, इनको ये डिग्रेड नहीं कर सकते, इसलिए ये डिकम्पोज नहीं कर सकते, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो ये क्या करते हैं, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, नलियों में फंस जाते हैं, ड्रेनेज को जो है ब्लॉक कर देते हैं. डोंट थ्रो रैपर्स ऑफ बिस्किट इन पब्लिक प्लेस. तीसरा, ये बिस्किट या नमकीन के रैपर है, आप खा के कहीं भी फेंक देते हो, ऐसे नहीं फेंकना चाहिए. उनको हमने सेपरेटली जो है कलेक्ट करना चाहिए. यानी जो डिग्रेडेबल हैं, जैसे कार्बनिक हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, किसी भी चीज के छिलके हैं, या वेस्ट सब्जियां हैं, यानी जो हमें पेड़ पौधों से चीजें मिलती हैं, या पेड़ों के भी टहनियां हैं, पत्ते हैं, तो ये अलग जगह हमने इकट्ठे करने होते हैं. और जो प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, ये अलग, जो सिंथेटिक है, ये अलग डब्बे में इकट्ठे करने होते हैं. तो इनका अलग अलग जगह हमने निस्तारण करना होता है. डोंट रिमेंबर 4R प्रिंसिपल. एक ये 4R प्रिंसिपल क्या है कि ये 4R से 4 शब्द शुरू होते हैं. रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर. रिड्यूस, इसका मतलब होता है कि हमें अपनी आवश्यकताएं कम करनी है, प्लास्टिक के ऊपर जो निर्भरता है वो कम करनी है. रीयूज का मतलब होता है कि हम एक चीज को दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं. जैसे प्लास्टिक के डब्बे है, कोई घी का डब्बा था वो खाली हो गया, तो हमने उसको धो के उसमें और कुछ चीजें डालने के लिए हम यूज कर सकते हैं, फेंके ना उसको. रिसाइकिल, अब रिसाइकिल में ऐसे है जैसे लोहे की चीजें हैं, या ग्लास है, या प्लास्टिक है, इनको वापस कंपनी में भेज देते हैं, वो इसको पिघला के नई चीज बना देते हैं, तो वो रिसाइकिल हो जाता है. और रिकवर, तो रिकवर का मतलब होता है कि जो चीज एक बार यूज हो गई उसको दोबारा से हम प्रयोग करने योग्य बने. तो ये होते हैं यार इस प्रकार के हम. तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे क्वेश्चन रह रहा था, ये खत्म हो गया है. अब हम लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर, मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब हमारे पास मटेरियल्स हैं, यानी कुछ पदार्थ हैं जो मेटल्स के भी हो सकते हैं और नॉन मेटल्स के भी हो सकते हैं. तो हमारे पास एक पीरियोडिक टेबल होती है. पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स और भी एलिमेंट्स होते हैं, मोर देन 100 एलिमेंट्स होते हैं. अब वो क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है मेटल की और नॉन मेटल की. जैसे मेटल शाइन करती है, नॉन मेटल शाइन नहीं करती ज्यादातर. या फिर मेटल्स जो है ये इसको हार्ड होती है, जबकि नॉन मेटल सॉफ्ट होती है, नरम होती हैं. या फिर मेटल मैलिएबल होती है, यानी उसको हम गर्म करके या पीट के चदरे बना सकते हैं, फैला सकते हैं पीट के, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है. जैसे कार्बन नॉन मेटल है, कोयले को पीटेंगे तो चूरा बन जाएगा, उसकी चद्दर थोड़ा ही बनेगी. मेटल्स डक्टाइल भी होती हैं, यानी उसको खींच के हम तारे बना सकते हैं गर्म करके. मेटल जैसे आप तांबे के तार देखते हो, लोहे के तार देखते हो, तो ये लोहे से बने हुए हैं, तो उसको हम गर्म करके और खींच के उसकी तार बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ऐसा नहीं है. जैसे कार्बन है, नॉन मेटल ही है, खींच के तार नहीं बना सकते. जितनी गैसें होती है ना ज्यादातर नॉन मेटल, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी नॉन मेटल्स हैं. तो इनके ना तो चदरे बनाई सकती, ना तारे बनाई सकती. हीट कंडक्शन, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ. मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट. मेटल्स में से हीट निकल जाती है. अब आप देखिए कि आप जो चिमटा है लोहे का होता है, जो घर पे खाना बनाते हैं या चूल्हे में उसको डालते हैं,
अब उस चिमटे को अगर हम आग पे रख दे और पीछे से पकड़ ले तो वो आग धीरे धीरे हमारे हाथ तक आ जाती है। इसका मतलब हीट को कंडक्शन करते हैं। लेकिन नॉन हीट होती है नॉन मेटल्स, ये हीट को कंडक्ट नहीं करती। जैसे हमने देखा है कि भाई आग लगी हुई है कहीं दूर, तो बीच में तो हवा ही है। अब हवा में से हम जब थोड़ी बिल्कुल उसके नजदीक बैठे हैं तो वो आग की लपट आ जाती है, नहीं तो दूर बैठे हैं तो आग हमारे तक बहुत कम पहुंच पाती है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी या बिजली चल पड़ती है, तो हमारी तारे बिजली की सारी मेटल की होती हैं, आमतौर पर तांबे की बनती हैं, कॉपर की। नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर कंडक्टर हैं, यानी उनमें से बिजली बहुत कम गुजरती है या नहीं गुजरती है। तो नॉन मेटल्स में जैसे हवा ही है, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन सभी नॉन मेटल्स हैं। तो अगर बिजली की तारों में से बिजली जाती है लेकिन हमें करंट नहीं लगता, हम तो दूर खड़े हैं, बीच में हमारे हवा है, हवा में से वो पास नहीं होती है। तो अब ये क्वेश्चन मैंने पहले इसलिए किया है कि थोड़ा आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाए। तो मेटल्स का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कॉपर है, तांबा, आयरन, लोहा, एल्यूमिनियम है, सिल्वर, चांदी, और इसके साथ मैग्नीशियम है। तो ये सभी मेटल्स होती हैं। इनकी प्रॉपर्टी आपने देखी, शाइन होता है, जबकि नॉन मेटल डल होती है, उसमें शाइन नहीं होता, और हार्ड भी होती है, तो ये मैं पहले बता चुका हूँ। और नॉन मेटल सॉफ्ट होती हैं। नॉन मेटल्स में अब गैसें हैं सारी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, कार्बन है जो कोयला होता है, सल्फर है, ये सभी नॉन मेटल्स होते हैं। तो इसका ये फर्क है। अब इसका फिल इन द ब्लैंक्स लेते हैं। ब्लैंक कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स, जिंक, फॉस्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन, सल्फर और फॉस्फोरस ये तीनों के तीनों नॉन मेटल हैं। तो जिंक ये मेटल है, तो मेटल को हम पीट के चदरे बना सकते हैं। तो कैन बी बीटन इनटू द थिन शीट्स, तो इसकी बारीक चदरें हम बना सकते हैं, जिंक मेटल है। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, ये बहुत रिएक्टिव है फॉस्फोरस। अगर इसको इसमें हवा में रख देना बाहर, तो इसमें अपने आप आग लग जाती है। तो इसको हम आमतौर पे पानी में डुबो के रखते हैं ताकि इसका जो टेम्परेचर है वो इग्निशन तक ना पहुंचे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल्स में से हीट भी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी भी निकलती है। आयरन इज ब्लैंक रिएक्टिव देन कॉपर मोर, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर कम, कॉपर की बजाय। वैसे तो कॉपर भी काफी रिएक्टिव है, लेकिन लोहा कॉपर से भी ज्यादा रिएक्शन करता है। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, जब मेटल और एसिड तेजाब हम डालते हैं मेटल के अंदर तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका ये होता है कि जैसे जो खट्टी चीजें हैं ना उनमें एसिड होता है, तो अगर हम मेटल की कोई चीज है उसमें खट्टी चीजें डाल देते हैं, अचार डाल दें, लस्सी डाल दें, दही डाल दें, तो कुछ देर के बाद वो कड़वापन आ जाता है उसके अंदर, जो दही या लस्सी हमने डाल, क्योंकि वो खट्टे हैं या नींबू का रस है। तो इनको हम मेटल्स में आमतौर पर नहीं कलेक्ट करते, क्योंकि अगर कलेक्ट करेंगे तो मेटल उसमें रिएक्ट करेगी और उसको उसके और प्रोडक्ट बना देती है जो जहरीला बना देता है, और मेटल भी कमजोर पड़ती है जब, क्योंकि उसमें एसिड उसमें से कुछ मेटल खींच लेता है। मेक मार्क टी ट्रू इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ फॉल्स, तो ट्रू के लिए टी लिखना है, फॉल्स के लिए एफ लिखना है। जनरली नॉन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड, आमतौर पे नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्शन करती है, फॉल्स है क्योंकि मेटल्स ज्यादा करती है। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, ये ट्रू है, सोडियम मेटल है और वेरी वेरी रिएक्टिव है। सोडियम इतनी है कि उसको पानी में भी नहीं रख सकते हम, पानी में डालते ही चिंगारी निकलती है उसमें अपने आप, तो उसको तो हम मिट्टी तेल में रखते हैं। कॉपर डिस्प्लेस जिंक एंड जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस कर रही है, यानी जिंक सल्फेट है ZnSO4, अगर ये कॉपर इसके पास आएगी तो जिंक को हटा देगी, खुद लग जाएगी उसकी जगह, ये पूछा है इसमें। तो ये फॉल्स है, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो ज्यादा जो रिएक्टिव होता है यानी जिसमें ज्यादा ताकत होती है वो उसको दूसरे को अपने साथ रखेगा, तो सल्फेट को जिंक छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा ताकतवर है, तो ये फॉल्स है। कार्बन कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, ये भी फॉल्स है क्योंकि कार्बन से तारे नहीं बनती और ना ही सिट्टे बनती। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, डिस्टिंग्विश बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब आपने मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखनी है, लेकिन मैं इस केमिकल प्रॉपर्टीज से पहले, ये हम बाद में करेंगे क्वेश्चन को, इसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊंगा आपको इसके बारे में, सिंबल के बारे में। राइट सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स, तो एलिमेंट के सिंबल हैं, जैसे हाइड्रोजन, ये एलिमेंट एटम्स जो होते हैं ना मोर देन 100, ये
इसके पीरियोडिक टेबल में होते हैं, अलग अलग जगह लगे हुए। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं हम, ऑक्सीजन को O से लिखते हैं हम, ये कैपिटल है, पहला अक्षर कैपिटल होता है। कार्बन को C से लिखते हैं, जिंक को ZN से लिखते हैं, सल्फर को S से लिखते हैं। जो सिंबल है वो एक ही है, इसमें अल्फाबेट है, वो भी कैपिटल। ऑक्सीजन है, कार्बन है, लेकिन जिंक 2 से लिखा गया ZN, ऐसा क्यों? तो देखो ऐसा है कि हमारे पास जो अक्षर हैं अंग्रेजी के बड़े वाले कैपिटल वो 26 है, लेकिन हमारे पास एलिमेंट हैं वो 100 से भी ज्यादा है। तो अगर पहले अक्षर से भी लिखिए हम तो 26 ही लिख पाएंगे, तो बाकी के कहा जाए तो उसको हम 2 अक्षरों से लिखने लग जाते हैं। लेकिन जब 2 अल्फाबेट लिखेंगे तो पहला अल्फाबेट कैपिटल होगा और दूसरा वाला स्मॉल होगा। जैसे Z कैपिटल है, N स्मॉल है, FE कैपिटल है, E स्मॉल है, C कैपिटल है, U स्मॉल है, कॉपर के लिए है, गोल्ड के लिए A कैपिटल है, U स्मॉल है, सिल्वर के लिए A कैपिटल है, G स्मॉल है, नाइट्रोजन में सिंगल है ये N, कैल्शियम Ca, सोडियम Na, आयोडीन I, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, इस प्रकार से। अब ये कुछ ऐसे आपके पास रेडिकल हैं जो 2 या 2 से ज्यादा जो आपके एटम्स हैं उनसे बने हुए, जैसे सल्फेट। अब आप इसमें कहोगे जी S बड़ा है O भी बड़ा है, जबकि हमने ये कहा था पहला बड़ा है तो दूसरा छोटा होना चाहिए। ये 2 एटम है, एक नहीं है। एक एटम को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट कैपिटल और सेकंड स्मॉल होता है, लेकिन ये तो दोनों अलग अलग है, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, 2 अलग एलिमेंट है। दोनों को जोड़ के हमने एक रेडिकल बनाया है। तो ये SO4 एलिमेंट नहीं है, ये रेडिकल है, यानी 2 या ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। SO4 सल्फेट होता है। कार्बोनेट CO3, ये भी कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो इसके दोनों ही कैपिटल आए। अब ये मैंने 3 आपको कंपाउंड लिख के दिखाए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मेन एसिड है 3 वो, और HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। अब इसमें सारे के सारे HCl, C बड़ा है L छोटा है, क्योंकि ये क्लोरीन के लिए Cl, क्लोरीन हम Cl से लिखते हैं, इसमें ये क्लोरीन Cl से लिखा है, तो C बड़ा L छोटा। ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, तो इसलिए L छोटा है इसमें। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन तीनों अलग अलग एलिमेंट है, तीनों जुड़ के सल्फ्यूरिक एसिड बना है H2SO4। नाइट्रिक एसिड HNO3, तीनों अलग अलग एलिमेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड Na, अब A स्मॉल है क्योंकि सोडियम Na से बनता है। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH। पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH, K भी बड़ा, O भी बड़ा, H भी बड़ा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कैल्शियम, C कैपिटल, A स्मॉल, और O और H हाइड्रोक्साइड। तो ये इस प्रकार से हमारे बनते हैं। तो ये आप पहले एलिमेंट कीजिएगा ये तैयार, फिर मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि वो कंपाउंड आपके कैसे बने।